सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने वोटिंग को एक सीक्रेट डेमोक्रेटिक राइट बनाया है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना है, तो फिर वेस्ट बंगाल में लाखों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कैसे डिसअपियर हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है या डेमोक्रेसी के फाउंडेशन में एक साइलेंट फ्रैक्चर? तो क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन हो रहा है? चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस चल रहा है, जो थियोरेटिकली एक रूटीन इलेक्टोरल एक्सरसाइज है, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और स्टोरी बता रही है। ऑलरेडी 58 लाख नेम्स वोटर लिस्ट से रिमूव हो चुके हैं और अब अप्रोक्सीमेटली 6 लाख नेम्स रिमूव होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6.25 लाख वोटर्स अपने हियरिंग्स में अपीयर नहीं हुए। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। एक स्टेट जहां इलेक्टोरेट अराउंड 7.08 करोड़ है, वहां ये नंबर छोटा नहीं है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वॉइसेस है, ये सिटीजंस है, ये वोट्स है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टैंड क्लियर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को डायरेक्टली क्वेश्चन किया। He asked, how were documents which are not accepted by the commission being uploaded and why DMs have not overseen the process? ये एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल रिप्रीमैंड है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद सस्पेक्ट कर रहा है कि ग्राउंड लेवल पे प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है। और इसी के साथ एक और पावरफुल इंस्ट्रक्शंस दिया गया। नेम्स ऑफ वैलिड वोटर्स शुड नॉट बी स्ट्रक ऑफ इलेक्टोरल रोल्स while no foreigners should be allowed in the electoral list। ये लाइन सिंपल लग सकती है, बट इसका इम्प्लीकेशन ह्यूज है। मतलब कमीशन खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि वैलिड वोटर्स के नाम गलती से या इलीगली रिमूव हो रहे हैं। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो ये वार्निंग देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर सवाल ये है कि अगर वैलिड वोटर्स के नाम रिमूव हो रहे हैं तो फॉल्ट किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो प्रोसेस कंडक्ट कर रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कंट्रोल कर रही है? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिचुएशन की सीरियसनेस को रिकॉग्नाइज किया है। CJ सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने डायरेक्टली स्टेट अथॉरिटीज और इलेक्शन कमीशन दोनों को डायरेक्शंस दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि लेट द स्टेट गवर्नमेंट अश्योर 8,505 ऑफिसर्स हु आर लिस्टेड टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टू द डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स। अब ये एक डायरेक्ट जुडिशियल कमांड था। मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि एडुकेट मैन पावर नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली ऑफिसर्स प्रोवाइड करने होंगे। अगर ऑफिसर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे फेयर होगा? लेकिन यहाँ एक शॉकिंग एलिगेशन सामने आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि डिस्पाइट कंप्लेंट्स FIRs लॉन्च नहीं किए गए अगेंस्ट पीपल हु बर्न्ड ऑब्जेक्शन फॉर्म्स। अब कोर्ट ने रिस्पॉन्ड करते हुए भी ऑर्डर दिया कि वी शो कॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू फाइल हिज पर्सनल अफिडेविट टू एक्सप्लेन हिज रिस्पॉन्स टू द काउंटर अफिडेविट बाय द ECI। अब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है। जब सुप्रीम कोर्ट DGP को पर्सनली एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, इसका मतलब है कोर्ट सस्पेक्ट करता है कि लॉ एनफोर्समेंट अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रही। मतलब एक तरफ इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि फॉर्म्स जलाए गए, ऑफिशियल्स को थ्रेट दिए गए, दूसरी तरफ FIR लॉन्च नहीं हो रहे। ये क्लियर इंडिकेशन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस या नेग्लिजेंस एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने एक और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दिया था। द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन्ड टू माइक्रो observers or the state government officials shall to be only assist the EROs as the final decision will be of the EROs। अब ये लाइन क्रिटिकल है। मतलब लीगली फाइनल अथॉरिटी सिर्फ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के पास है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन एलिगेशन ये है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बन गए थे। सीनियर एडवोकेट श्याम देवान ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया दिस एंटायर PowerPoint presentation was given by ECI on WhatsApp to its officials. The extra legal role is given to these micro observers. WhatsApp instructions, informal PowerPoint presentations। अभी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये इलेक्टोरल रोल रिवीजन है, ये डेमोक्रेसी का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इंस्ट्रक्शंस इनफॉर्मल चैनल से दिए जा रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? और सबसे अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स यही है कि 1.36 करोड़ वोटर्स को नोटिसेस इशू किए गए हैं फॉर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। थिंक अबाउट दिस नंबर, 1.36 करोड़। ये इंटायर पॉपुलेशन ऑफ सम कंट्रीज से भी ज्यादा है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी कंसर्न एक्सप्रेस
एड्रेस करते हुए कहा था कि द टूल्स दैट यू हैव अप्लाइड टू द सॉफ्टवेयर आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव टूल्स. यू हैव तपन कुमार रॉय देयर एंड नाउ यू हैव सेंट नोटिसेस व्हेन द नेम इज तपन रॉय. मतलब सिर्फ नेम मिसमैच जैसे माइनर डिस्क्रिपेंसीज पर नोटिसेस इशू हो रहे हैं. इंडिया जैसे कंट्री में जहां मिडिल नेम स्पेलिंग वेरिएशंस कॉमन है, अगर सॉफ्टवेयर रिजिड फिल्टर्स यूज करेगा तो ऑब्वियसली मास एक्सक्लूजन होगा और यही हो भी रहा है. सीनियर एडवोकेट दीवान ने कोर्ट को वार्न किया कि वंस द लिस्ट वाज फाइनलाइज्ड एंड इलेक्शन नोटिफिकेशंस वर इशूड, द मास एक्सक्लूजन एंड पर्जिंग ऑफ वोटर्स वुड बिकम अ फेट अकम्प्ली. फेट अकम्प्ली मतलब एक इरिवर्सिबल रियलिटी. वंस लिस्ट पब्लिश हो गई, वंस इलेक्शंस अनाउंस हो गए, फिर एक्सक्लूडेड वोटर्स प्रैक्टिकली अपना वोट लूज कर देंगे. और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर मैसेज दिया कि वी विल रिमूव ऑल दी हर्डल्स बट वी विल नॉट अलाउ एनी इम्पेडिमेंट इन SIR. दिस मस्ट बी अंडरस्टूड बाय ऑल स्टेट्स. अब ये मैसेज दोनों साइड के लिए था, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी. मतलब कोर्ट चाह रहा है कि रिवीजन प्रोसेस हो लेकिन फेयर और लॉफुल वे में. अब एक और डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट सामने आया था. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को वार्न भी किया है और ऑर्डर दिया है कि बाय 5 PM ऑफ 16th February all the district election officers would personally scrutinize all the documents submitted by the people in the hearing phase. If any unwarranted documents found uploaded after the scrutiny phase, then the DEOs would be held responsible. अब ये क्लियर अकाउंटेबिलिटी वार्निंग है. मतलब इलेक्शन कमीशन खुद सस्पेक्ट कर रहा है कि अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं और यहीं पर एक पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है. एक साइड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहा है कि वैलिड वोटर्स के नाम रिमूव नहीं होने चाहिए, दूसरी साइड लाखों वोटर्स हियरिंग अटेंड नहीं कर पा रहे या नोटिसेस रिसीव नहीं कर पा रहे या प्रोसेस अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, और तीसरी साइड स्टेट गवर्नमेंट का एलिगेशन है कि एडिक्वेट प्रोटेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है. मतलब ब्लेम गेम क्लियरली एग्जिस्ट कर रहा है. चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी एलिगेशन लगाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट को टारगेट कर रहा है और बोला कि ये प्रोसेस एक्सक्लूजन के लिए यूज हो रहा है, रिवीजन के लिए नहीं. उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि स्टेट मैन पावर प्रोवाइड करेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली एलिगेशंस है कि स्टेट ने FIRs लॉन्च नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फुली इम्प्लीमेंट नहीं किए. तो क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओवररीच कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट नॉन कंप्लायंस कर रही है या दोनों इंस्टीट्यूशनल अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहे. तो व्यूवर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र.